नमस्कार और स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री के कुछ बहुत ही बुनियादी लेकिन बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स पर एक गहरी नज़र डालने वाले हैं। जी। एसिड्स, बेसिस और पीएच। हमारे सामने जो स्रोत हैं वो हमें एक एक बहुत दिलचस्प यात्रा पर ले जाते हैं। बिल्कुल। एक साधारण से अक्षर नियम से शुरू करके हम जटिल रासायनिक सिद्धांतों तक जाएंगे। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ रटने वाली चीजें नहीं है। सही बात है। ये हमारे आसपास की दुनिया को समझने का एक नजरिया है। ये एक ऐसा विषय है जो सतह पर तो बड़ा सरल लगता है ना। हाँ, लगता तो है। लेकिन इसकी परतें खोलते जाएं तो ये हमारे शरीर के काम करने के तरीके से लेकर हमारे ग्रह के स्वास्थ्य तक फैला हुआ है। तो चलिए सबसे आसान चीज से शुरू करते हैं। पीएच स्केल को याद रखने के लिए स्रोतों में एक बहुत ही सरल तरीका दिया गया है जिसे हम अल्फाबेटिकल रूल कह सकते हैं। बहुत ही सीधा है। अंग्रेजी वर्णमाला में ए जो एसिड के लिए है वो बी से पहले आता है जो बेस के लिए है। ठीक है। ठीक उसी तरह पीएच स्केल पर एसिड्स कम संख्याओं पर पाए जाते हैं, मतलब 0 से 7 के बीच। और बेसिस ज्यादा संख्याओं पर 7 से 14 के बीच। और ठीक बीच में पीएच 7 पे हमें मिलता है न्यूट्रल, जैसे कि शुद्ध पानी। हाँ। ये एक बेहतरीन शुरुआती बिंदु है, लेकिन यहाँ से कहानी असल में शुरू होती है। अच्छा। हमारे स्रोत बताते हैं कि एसिड और बेस की कोई एक परिभाषा नहीं है, बल्कि समय के साथ विकसित हुई 3 परिभाषा हैं। अच्छा, तो ये एक के बाद एक आने वाली परिभाषाओं की कहानी है। जी, और हर परिभाषा पिछली वाली से ज्यादा व्यापक है। तो सबसे आम वाली तो आर्हीनियस की है, जो हम सबने स्कूल में पढ़ी है। वो तो सीधी लगती है, एसिड पानी में H+ आयन छोड़ता है और बेस OH- आयन छोड़ता है। बिल्कुल। तो फिर हमें एक नई परिभाषा जैसे ब्रॉन्स्टेड-लोरी की जरूरत ही क्यों पड़ी? मतलब आर्हीनियस की परिभाषा में ऐसी क्या कमी थी? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अरेनियस की परिभाषा शानदार थी, पर उसकी एक बहुत बड़ी सीमा थी। वो सिर्फ पानी में होने वाली प्रतिक्रियाओं पर ही लागू होती थी। अच्छा। सोचिए, अगर कोई प्रतिक्रिया पानी के बिना हो रही हो, जैसे अमोनिया गैस और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के बीच, अरेनियस के हिसाब से वहां कोई एसिड बेस केमिस्ट्री नहीं हो रही, जबकि असल में तो हो रही है। सही बात है। तो ब्रॉन्स्टेड-लोरी ने इसे कैसे हल किया? उन्होंने पानी पर निर्भरता को हटा दिया, पूरी कहानी को एक चीज पर केंद्रित कर दिया, प्रोटॉन यानी H+ आयन। सिर्फ प्रोटॉन पर? हाँ, ब्रॉन्स्टेड-लोरी के अनुसार एसिड एक प्रोटॉन डोनर है और बेस एक प्रोटॉन एक्सेप्टर है, बस। अच्छा। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रतिक्रिया पानी में हो रही है या गैस में। अगर एक अणु प्रोटॉन दे रहा है और दूसरा ले रहा है, तो वो एक एसिड बेस प्रतिक्रिया है। और इसी से वो संयुग्मी जोड़े या कॉन्जुगेट पेयर्स वाला कॉन्सेप्ट भी आया है ना? स्वीकार कर सकता है, तो एक बेस की तरह व्यवहार करता है। उसे हम उसका संयोगमी बेस कहते हैं। ठीक है। तो ब्रॉन्स्टेड-लोरी ने दायरा बढ़ा दिया, लेकिन फिर लोएस की परिभाषा की जरूरत क्यों पड़ी? उन्होंने ऐसी कौन सी पहेली सुलझाई जो ब्रॉन्स्टेड-लोरी भी नहीं सुलझा पाए? लुईस ने देखा कि कुछ प्रतिक्रियाएं ऐसी भी होती हैं जहां प्रोटॉन का कोई लेना देना ही नहीं होता, फिर भी वो एसिड बेस प्रतिक्रियाओं जैसा व्यवहार करती हैं, खास तौर पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बिना प्रोटॉन के? जी। तो उन्होंने सोचा कि शायद हम गलत कण पर ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने कहानी को प्रोटॉन से हटाकर इलेक्ट्रॉन्स पर केंद्रित कर दिया। इलेक्ट्रॉन्स पर? हाँ, लुईस के अनुसार एसिड एक इलेक्ट्रॉन जोड़ी का स्वीकर्ता है और बेस एक इलेक्ट्रॉन जोड़ी का दाता है। यह सबसे व्यापक परिभाषा है। वाह, तो ये सच में एक कहानी है कि कैसे विज्ञान अपनी सीमाओं को पहचानता है और उन्हें पार करने के लिए नए बेहतर विचार विकसित करता है। बिल्कुल। चलिए, अब जब हमने ये मजबूत नींव रख दी है तो थोड़ी और गहराई में उतरते हैं। स्रोतों में पीकेए और हेंडरसन-हैसेलबैच समीकरण का जिक्र है। हाँ, और यहाँ पीएच और पीकेए के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। क्या फर्क है इन दोनों में? पीएच किसी घोल की, आप कह सकते हैं, वर्तमान स्थिति या उसके मूड की तरह है। ये बदल सकता है। मतलब इस बात पर निर्भर करता है कि घोल में क्या-क्या मिला हुआ है? जी, लेकिन पीकेए किसी अणु की आंतरिक शक्ति या उसके व्यक्तित्व की तरह है। ये एक स्थिर मान है जो बताता है कि कोई अणु अपना प्रोटॉन कितनी आसानी से छोड़ना चाहता है। अच्छा, तो पीकेए अणु का निश्चित व्यक्तित्व है और पीएच घोल का मूड। तो हम इन दोनों को आपस में जोड़ते कैसे हैं? बिल्कुल, और वही हेंडरसन-हैसेलबैच समीकरण है। यह समीकरण पीएच, पीकेए और घोल में मौजूद एसिड और उसके संयुग्मी बेस के अनुपात को एक साथ लाता है। ओके, यह समीकरण देखने में थोड़ा जटिल लग सकता है। हाँ, समीकरण है पीएच बराबर पीकेए
जमा लॉग और ब्रैकेट में संयुग्मी बेस बटे कमजोर एसिड। ठीक है। स्रोतों में एक स्वीट स्पॉट का जिक्र है, ये क्या है? स्वीट स्पॉट वो जादुई बिंदु है जहां एक बफर सबसे अच्छा काम करता है। और वो कब होता है? ऐसा तब होता है जब घोल में कमजोर एसिड और उसके संयुग्मी बेस की मात्रा ठीक बराबर हो जाती है। अच्छा, जब दोनों बराबर हों। जी, जब ऐसा होता है तो समीकरण का वो जो लॉग वाला हिस्सा है वो log 1 बन जाता है और log 1 का मान 0 होता है। तो समीकरण एकदम सरल हो जाता है, pH बराबर pKa। बिल्कुल, ये वो बिंदु है जहां बफरिंग क्षमता अपने चरम पर होती है। मतलब उस घोल का पीएच बाहरी एसिड या बेस के असर का सबसे ज्यादा विरोध करेगा। एक मिनट, स्रोतों में एक चेतावनी भी है। ऐसा कहा गया है कि यह समीकरण बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन वाले घोल में काम नहीं करता। तो एक लैब केमिस्ट के लिए ये कितना उपयोगी है? क्या ये सिर्फ अकादमिक किताबों के लिए है? ये एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल है, आपने सही कहा। यह समीकरण एक अनुमान है, कोई सार्वभौमिक नियम नहीं। जब घोल बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाता है तो आयन एक दूसरे को प्रभावित करने लगते हैं और समीकरण उसे नजरअंदाज कर देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये बेकार है। तो ये काम कहाँ आता है? जीव विज्ञान और जैव रसायन में, जहां हमारे शरीर के अंदर की तरह घोल अक्सर काफी तनु मतलब डाइल्यूट होते हैं, ये समीकरण आश्चर्यजनक रूप से सटीक और बेहद उपयोगी है। अच्छा, तो ये संदर्भ पर निर्भर करता है। चलिए कुछ और शॉर्टकट्स की बात करते हैं। हमारे स्रोतों में पीएच की गणना के लिए कुछ दिमागी गणित की तरकीबें भी थीं। हाँ, ये ट्रिक समय बचाने में बहुत मदद करती हैं। पहली ट्रिक है माइनस द डेसिमल। अगर आपको हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन मान लीजिए C गुणा 10 की घात -n दी गई है, जी, तो आप पीएच का अनुमान इस सूत्र से लगा सकती हैं। पीएच लगभग n-0.c ठीक है। के अनुसार पीएच लगभग 4-0.2 होगा, यानी 3.8। और कैलकुलेटर से कितना आता है? अगर आप इसे कैलकुलेटर से निकालें तो वास्तविक मान 3.699 आता है, जो 3.8 के बहुत ही करीब है। ये कमाल है। बिल्कुल, ये आपको तुरंत एक बहुत अच्छा अनुमान दे देता है। चलिए एक और कोशिश करते हैं। मान लीजिए कॉन्सेंट्रेशन है 7 गुणा 10 की घात -9। ठीक है, तो यहाँ n बराबर 9 और c बराबर 7, तो अनुमान होगा 9 माइनस 0.7 यानी 8.3। और वास्तविक मान लगभग 8.15 आता है। तो हमारा अनुमान अभी भी काफी करीब है। C का मान जितना छोटा होता है, अनुमान उतना ही सटीक होता है। शानदार। एक और मजेदार याद रखने का तरीका है जो शरीर में होने वाले पीएच असंतुलन से जुड़ा है। बताइए। एल्कलोसिस, जिसमें K आता है, ये पीएच को किक करके ऊपर ले जाता है। अच्छा, पीएच बढ़ जाता है। हाँ। और एसिडोसिस, जिसमें D आता है, ये पीएच को ड्रॉप करके नीचे गिराता है। मतलब पीएच कम हो जाता है। ये छोटे छोटे निमोनिक्स या याद रखने के तरीके जटिल कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में बिठाने में बहुत मदद करते हैं। बिल्कुल। ठीक है, अब बफर्स पर आते हैं। मुझे मानना पड़ेगा, जब मैंने स्रोतों में ओल्ड वेस्ट वाली कहानी देखी तो मुझे यकीन नहीं हुआ। बफर तो ठीक है, एक ऐसा घोल है जो पीएच में बदलाव का विरोध करता है, लेकिन काउबॉय और केमिस्ट्री का क्या लेना देना? हाँ, ये सादृश्य पहली बार में अजीब लग सकता है, लेकिन ये बफरिंग की जटिल प्रक्रिया को बहुत ही सहज बना देता है। कैसे? कल्पना कीजिए कि हमारा शरीर या कोई बफर घोल ओल्ड वेस्ट का एक शहर है। ठीक है। इस शहर में लगातार अपराधी आते रहते हैं। ये अपराधी और कोई नहीं बल्कि H+ आयन्स हैं, यानी एसिड। और ये आते कहाँ से? ये भोजन और शरीर की मेटाबॉलिक क्रियाओं से लगातार शहर में घुसने की कोशिश करते हैं। अगर बहुत ज्यादा अपराधी एक साथ आ गए तो वो शहर में तबाही मचा देंगे, जिससे हम एसिडोसिस कहते हैं। शहर अपनी सुरक्षा कैसे करता है? डिप्टी रखता है? बिल्कुल, शहर कुछ डिप्टी को काम पर रखता है। ये डिप्टी ही हमारे बफर्स हैं, जैसे कि शरीर में बाइकार्बोनेट या फॉस्फेट। अच्छा। जैसे ही कोई अपराधी यानी H+ आयन शहर में आता है, एक डिप्टी तुरंत हरकत में आता है और उसे गिरफ्तार कर लेता है। और गिरफ्तार करने के बाद क्या होता है? अपराधी का क्या बनता है? जब डिप्टी अपराधी को पकड़ता है तो वे दोनों मिलकर एक इकाई बन जाते हैं, एक जेल वैगन। ये हमारा संयुग्मी एसिड है। मतलब अपराधी अब बेअसर है। जी, अब अपराधी शहर में तो है, लेकिन वो जेल वैगन में बंद है और कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, ये समझ में आया। लेकिन तब क्या होता है जब कोई शक्तिशाली बेस आता है? हमारी कहानी में वो क्या होगा? शक्तिशाली बेस का आना ऐसा है जैसे अपराधियों का कोई साथी उन्हें जेल से छुड़ाने आ गया हो। इस स्थिति में सिस्टम संतुलन बनाए रखने के लिए जेल वैगन में बंद कुछ अपराधियों को छोड़ देता है, ताकि वे उस बाहरी खतरे को बेअसर कर सकें।
और अंत में एक फेम ट्रेन आई। हाँ, दिन के आखिर में एक ट्रेन आती है। ये ट्रेन इन सभी अपराधियों को शहर से दूर एक स्थायी जेल में ले जाती है। यह हमारे शरीर में किडनी का काम है, जो इन एसिड्स को शरीर से स्थायी रूप से बाहर निकाल देती है। और इस कहानी का सबसे जरूरी सबक ये है कि शहर में डिप्टीज की संख्या सीमित है। अगर अपराधी लगातार आते रहे और सारे डिप्टी व्यस्त हो गए तो शहर की बफर क्षमता समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल और इसके बाद अपराधियों की अगली लहर शहर को तुरंत तबाह कर देगी। सही। हमारे शरीर का पीएच संतुलन इसी नाजुक व्यवस्था पर टिका होता है। ये सादृश्य बफरिंग की पूरी प्रक्रिया को एक यादगार कहानी में पिरो देता है। ये ओल्ड वेस्ट की कहानी वाकई शानदार है। लेकिन तब क्या होता है जब संतुलन की कोई कोशिश नहीं होती, जब एक शक्तिशाली एसिड और एक शक्तिशाली बेस आमने सामने आते हैं? हाँ, न्यूट्रलाइजेशन की प्रक्रिया। कल्पना कीजिए कि हम एक माइक्रोस्कोप से कास्टिक सोडा यानी NaOH के एक बीकर को देख रहे हैं। ठीक है। अब हम उसमें धीरे धीरे हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl मिलाना शुरू करते हैं। पहली चीज जो आप महसूस करेंगे वो है गर्मी। ये प्रतिक्रिया इतनी ज्यादा ऊष्माक्षेपी होती है कि बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। अरे हाँ, मुझे अपने कॉलेज के केमिस्ट्री लैब का पहला दिन याद आ गया। मैंने गलती से एसिड को बेस में बहुत तेजी से डाल दिया और बीकर इतना गर्म हो गया कि मैं उसे लगभग गिरा ही चुकी थी। हाँ, ये एक आम अनुभव है। आणविक स्तर पर एक तरह का नृत्य चल रहा होता है। एसिड से आने वाले H+ आयन और बेस से आने वाले OH- आयन वो एक दूसरे की तरफ तेजी से आकर्षित होते हैं और मिलकर पानी बना लेते हैं, H2O। एकदम सही, एकदम सही। न्यूट्रलाइजेशन। और बाकी बचे आयनों का क्या होता है, जैसे Na+ और Cl-? वे दर्शक आयन की तरह होते हैं। वे प्रतिक्रिया में हिस्सा नहीं लेते, बस घोल में तैरते रहते हैं। अच्छा। लेकिन अगर आप उस घोल से सारा पानी भाप बनाकर उड़ा दें तो ये Na+ और Cl- आयन आपस में जुड़कर साधारण नमक NaCl के क्रिस्टल बना लेंगे। और अगर हम इस पूरी प्रक्रिया को एक ग्राफ पर दिखाएं, जिसे टाइट्रेशन कर्व कहते हैं, तो वो कैसा दिखेगा? ग्राफ का आकार हमें एसिड के व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बताता है। अगर हम एक शक्तिशाली एसिड और एक शक्तिशाली बेस को मिला रहे हैं तो ग्राफ पहले तो लगभग सपाट रहता है और फिर अचानक एक सीधी चट्टान की तरह ऊपर चढ़ जाता है। वो बिंदु जहां एसिड और बेस के मोल बराबर हो जाते हैं उसे तुल्यता बिंदु कहते हैं और ये ठीक pH 7 पर आता है। और अगर एसिड कमजोर हो तो? अगर हम एक कमजोर एसिड को एक शक्तिशाली बेस के साथ मिलाते हैं तो ग्राफ अलग दिखता है। इसमें शुरू में एक बफर क्षेत्र होता है जो एक हल्की ढलान जैसा दिखता है। अच्छा, तो ये जो बफर क्षेत्र है ये वही जगह है जहां हमारे ओल्ड वेस्ट के डिप्टी काम कर रहे हैं ना? बिल्कुल सही पकड़ा। ये वही क्षेत्र है जहां pH बराबर pKa वाला स्वीट स्पॉट होता है। और यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जब एसिड पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो जाता है तो तुल्यता बिंदु पर pH 7 से ज्यादा यानी बेसिक होता है। ऐसा क्यों? अगर एसिड और बेस बराबर मात्रा में है तो pH 7 क्यों नहीं होता? क्योंकि जो संयुग्मी बेस बनता है यानी हमारे डिप्टी, वो पानी के साथ थोड़ी सी प्रतिक्रिया करके अतिरिक्त हाइड्रोक्साइड OH- आयन बना लेते हैं। मतलब डिप्टी अपराधियों को पकड़ने के बाद भी शहर के माहौल को थोड़ा बदल देते हैं। बिल्कुल। इसी वजह से घोल अंत में हल्का सा बेसिक हो जाता है। ये तो सच में बहुत दिलचस्प है। तो आज की चर्चा का सार ये है कि हमने देखा कि कैसे विज्ञान की परिभाषाएं विकसित होती हैं, अर्हेनियस से ब्रॉन्स्टेड-लॉरी और फिर लुईस तक। जी। हमने समझा कि कैसे pKa एक अणु का व्यक्तित्व है और pH घोल का मूड, और कैसे एक ओल्ड वेस्ट शहर हमारे शरीर के नाजुक संतुलन को समझा सकता है। बिल्कुल। इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक साथ देखने पर एसिड बेस केमिस्ट्री की एक बहुत ही स्पष्ट और गतिशील तस्वीर उभरती है। लेकिन यह चर्चा एक और गहरा सवाल भी उठाती है। वो क्या है? इन स्रोतों ने हमें समझाया कि बफर्स शरीर जैसे बंद सिस्टम के अंदर कैसे काम करते हैं, लेकिन यह सोचने में मजबूर करता है कि यही बफरिंग का सिद्धांत बड़े पैमाने पर पर्यावरणीय प्रणालियों पर कैसे लागू होता है। जैसे कि महासागरों पर? हाँ, हमारे महासागर जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं। महासागर इस ग्रह का सबसे बड़ा बफर है, लेकिन ओल्ड वेस्ट शहर की तरह उसकी क्षमता भी असीमित नहीं है। तो सवाल यह है कि वैश्विक स्तर पर जब महासागर के डिप्टी खत्म होने लगेंगे तो क्या होगा।